हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताएंगे सर 2025-26 का, ठीक है, 2026 का बोर्ड पेपर का जो है आदर्श प्रश्न पत्र है, जो कि इसे 30% से 40% पेपर में आता ही आता है। ठीक है, विषय सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, यह केवल प्रश्न पत्र है। आपको समय जो 3 घंटा 15 मिनट का ही मिलेगा। ठीक है, हर एक पेपर में 3 घंटा 15 मिनट का 15 मिनट जो होता है पेपर को पढ़ने के लिए होता है, 15 मिनट, और 3 घंटा पेपर देने के लिए। इसमें हम संपूर्ण हल बताएंगे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, संपूर्ण हल के साथ बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा समान निर्देशांक कुछ है, इसको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसमें क्या है कि पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है, जो है आपका सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट जो है ना, आपको 15 मिनट का प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। तीसरा क्या है कि यहाँ प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ और ब में विभाजित है। ठीक है, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। आपको जो है 20 अंक का OMR शीट पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, OMR शीट उत्तर पर अंकित किए जाने के पश्चात काटे नहीं अथवा इरेजर, मतलब इसका चौथा का मतलब है कि OMR शीट पर दिगर आपने निशान लगा दिया, मतलब इसे गोला जैसे जैसे भर दिया, गोला आएगा भरने के लिए भर दिया, तो उसे काटे नहीं, नहीं इरेज करे। ठीक है, नहीं व्हाइटनर का प्रयोग करें। पांचवा क्या है, खंड ब में 50 अंकों का है। ठीक है, 50 खंड ब में आपको ना 50 अंकों का मिलेगा। ठीक है, और इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। ठीक है, इसमें 2 वर्णात्मक प्रश्न 2 होंगे, एक होगा एक दूसरा होगा, और फिर में मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न होंगे। मानचित्र से आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक सम्मुख अंकित होगा। आपका जो उसके नंबर है उसके सामने अंकित होगा। ठीक है, छठवां हमारा क्या, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के संलग्न से आवश्यक करना है। मतलब कि जो आपको मानचित्र मिलेगा, ठीक है, मानचित्र मिलेगा, उसको उत्तर को हल करने के बाद आपको क्या होगा कि अच्छी तरीके से मजबूती से धागे से आपको धागा दिया जाएगा, आपको बांधना पड़ेगा। ठीक है, सातवां के दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए जो देख नहीं सकता है, ठीक है, उसके लिए मानचित्र नहीं करना होगा, उसके दृष्टिबाधित के लिए अलग से प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे खंड अ में। खंड अ में हमारा क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड अ हमारा क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले ही बताया गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न हमारा 20 होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि 20 हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्या हो रहा है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, फ्रांस की बोला है कि क्वेश्चन फर्स्ट में कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, पहला, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। दूसरा क्या है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। तीसरा क्या है, क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। और चौथा बोला है, फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। ठीक है, इसमें हमको देखें फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप ऐसे आपको 2 से 3 प्रश्न इस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि उसमें दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे दिया गया, ABCD। अब इसमें से देखो 1 2 3 कौन सा सही, प्रांत का परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, अब 4 ठो दे दिया है, 4 ठो दे दिया है, 1 2 3, ये तीनों सही है कि 4 ठो आपको दिया है। अब ये तीनों सही है कि ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, आपको ही उत्तर देना है। ठीक है, तो अब हम खोजते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको कौन सा। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था, क्या क्या हुआ था, क्षेत्रीय बोलियों का प्रोत्साहित किया, ये यहीं भर नहीं हुआ था। और फ्रेंच की राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, ये हुआ था। तरीका सुख समाज का ये हुआ था। स्टेट जनरल के नाम बदलकर नेशनल सर्विस के लिए। यानी हमारा 1 2 4 सही है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। सी हमारा उत्तर अब सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। नेपोलियन, ठीक है, बोल रहा है कि नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है, ए, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, बी बोल रहा है कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। सी बोला है कि क्षेत्रीय संघों का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया। ठीक है, डी क्या बोला है, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारेगा मुक्त रखा गया। ठीक है, इसमें से हमारा ABCD ऐसे उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें से कौन संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है, डी वाला, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को नेपोलियन सुधारेगा मुक्त किया गया, हमारा डी। ठीक है, डी वाला।
और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। अब हिंद स्वराज जो है पुस्तक है कि लेखक कौन है। ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। आप बताइए कमेंट में कौन है। ठीक है, तो हमारे तीसरे का ठीक है, तीसरे का हमारा क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। अब याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। कौन सा किसको प्राप्त है, ए जापान, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी श्रीलंका। ठीक है, किसको प्राप्त है, संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ना और विश्व बैंक का वीटो का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त है। ठीक है, पांचवा क्या है, कथन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत ठीक 50% तक गिर गई। 50%। इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए मुख्य कारण क्या है, कथन। अब देखो एक प्रश्न से कथन और कारण ऐसे आपको एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ऐसे अब इसे देखो कि कैसे हल किया जाता है। कथन 1928 में से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई एक कथन है। कारण क्या है, कारण 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। अब इसमें ए क सही है, ख गलत है। ठीक है, बी ख सही है, क गलत है, सी क सही है किंतु ख की सही व्याख्या नहीं करता, डी क सही है और ख की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जानते हो, ए वाला और ए वाला। ठीक है, अक्सर करके नहीं होता है उत्तर, बस इसमें का इसमें अगर क सही है लेकिन ख की सही व्याख्या नहीं करता, क सही है ख की व्याख्या करता है, ऐसे उत्तर सही रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, हमारा सी सही है, सी सही, क सही है किंतु ख की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, छठा क्या है, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। किसको अधिकार है, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है। इसमें केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, सामुदायिक सरकार को, डी ए एवं बी दोनों को, मतलब केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार दोनों को। ठीक है, छठा का, तो इसमें छठा का हमारा क्या सही है, हमारा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। मतलब कि बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर जानते हो निर्णय कौन, केंद्रीय सरकार भी ले सकता है और राज्य सरकार भी, ए और बी दोनों ले सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है। ए वे विषय जो राज्य की सूची के अंतर्गत है, वे विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है, वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत है, डी वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो बोला कि अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य, अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य, वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है। डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, डी। और क्वेश्चन नंबर हम 8वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोला है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, यानी हमारा 3 ठो सही होगा, ये 1 ठो सही नहीं होगा। ठीक है, ये बोला है कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज़्यादा मजबूत हुआ है। बी झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। ठीक है, सी हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है। डी संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा गया है। ठीक है, 8वां का हमारा है, तो 8वां का हमारा सही उत्तर का है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ए भी सही लग रहा है, ए भी सही लग रहा है। भाषाई के आधार पर राज्यों का निर्माण, हाँ ये भी सही रहा है। झारखंड के अंतर्गत गठन भाषा के, हाँ ए नहीं। ठीक है, हमारा क्या है, बी, ए बी। झारखंड और एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया, भाषा के आधार पर इसका गठन नहीं किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया है, इस संबंध में सही कथन है। देखो कथन और कारण का देखो क्या और क्वेश्चन आ गया। पहला कथन है या नहीं, ए किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया, बी सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, सी संविधान धर्म के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव
वह अवैधानिक घोषित करता है, उपरोक्त में से सभी। 9, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा अच्छे होते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन का व्यवस्था मार्ग चुना गया, इस संबंध में सही कथन है, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव अवैध घोषित करता है, सही बात है। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया जाता, नहीं, सही बात है। सभी नागरिकों को एवं समुदाय को धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, सही बात है। किसी भी धर्म का अपना अपना हो, पालन करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। क्वेश्चन मतलब राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था? ए, दल बदल रोकने के लिए। बी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने हेतु। सी, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए। डी, दलों के संगठित चुनाव कराने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संशोधन उद्देश्य क्या है? जो राजनेता होते हैं ना, दल बदल कर रोकने के लिए, राजनेता जो होते हैं ना, कि यदि अगर ये एक पार्टी ये हो गई, एक पार्टी ये हो गई, यदि अगर इस पार्टी में है और विपक्षी पार्टी जीत गई, तो इसमें से इसमें आ जाता है। और ठीक है, अगर कहीं अगर ये पार्टी ये जीती हुई तभी इसमें है, और कहीं का दूसरे चुनाव में अगर ये पार्टी जीत गई, वहाँ से इधर चल गए, इसी को कहते हैं दल बदल, ठीक है, पार्टी। तो इसे रोकने के लिए। 11, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। चिपको आंदोलन प्रचार था, पेड़ों पे चिपकते थे, ठीक है, पेड़ों पर चिपकते थे जब पेड़ की कटाई हो रही थी तभी। तो वन संरक्षण, ठीक है, वन संरक्षण से सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बड़ा है कि 12 लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? स्थानांतरित कृषि है, बी, रोपण कृषि है, सी, बागवानी कृषि है, डी, गहन कृषि है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बोला कि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? लंबे चौड़े, तो लंबे चौड़े में क्या हो गया? रोपण कृषि, ठीक है, लंबे चौड़े रोपण कृषि। और 13 का निम्नलिखित में कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जात के पतन का सही कारण है? ठीक है, कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। डी, तीव्र और औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, ठीक है। तो हमारा क्या है? पशुचारण, ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। निम्नलिखित में से हाँ, प्राकृतिक वनस्पति, सही बात है, एकदम सही। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, कौन सा है? हजीरा विजयपुर है, गुजरात जुड़ा, हाँ, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में। ए, एल्युमिनियम प्रगलन, बी, कागज, सी, सीमेंट और डी, स्टील। उद्योग को कच्चे माल बॉक्साइट को एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का है बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु का अधिकतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन के क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, सूचना औद्योगिक, ठीक है। बोलो क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु के अधिकतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन की गतिविधि है, मतलब कि प्राकृतिक से उत्पादन की प्रथम, इसमें क्या है? प्रथम हो गया। प्रकृति से जो उत्पाद बनता है प्रकृति से, तो प्रथम होता है, उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है। 17 का है ऋण के औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं है। बैंक है, सहकारी समिति है, नियोक्ता है, डी, जमींदार है, ठीक है, क्या है? जमींदार। ऋण से औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं है, सहकारी समिति ये तो है, ऋण से नियोक्ता है, बैंक है, लोन ले सकता है, लेकिन जमींदार नहीं, जो उसके पास खुद की जमीन होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्वेश्चन में देखिए हमारा 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, समानतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? जो किसी भी देश का है जो है ना, उसका विकास जो है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कैसे विकसित है, ठीक है। ए, प्रति व्यक्ति आय, बी, औसत साक्षरता स्तर, डी, सी, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, डी, उपयुक्त सभी। तो कोई देश है उसको ना विकास किस आधार पर किया जा सकता है? उपयुक्त सभी, ठीक है। 19, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर को सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ए, सभी लोगों को, बी, विकसित देश के लोगों के, विकासशील देशों श्रमिकों के, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें क्या है? सभी लोगों के, ठीक है।
निम्नलिखित में इसको सुमेलित कीजिए। एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना। ए उत्पाद के घटकों का विवरण देना है। बी है एक मार्क। सी है हमारा क्या है कि उपभोक्ता इंटरनेशनल भारतीय मानक ब्यूरो। इसको बताते हैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है ना, बहुत आसानी से हमको आपको समझाते हैं। उपभोक्ता कल्याण संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को पढ़ ले। आपको दूसरा का एजेंसी की वस्तुओं को सेवाओं को मानक विकसित करना, अनाजों को खाद्य तेल गुणवत्ता। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, इस प्रकार क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको कैसे हल कर देखिए यहाँ पे आसानी से आपको एक या दो क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे, तो इसको कैसे हल किया जाए। ठीक है, इसको कैसे हल किया जाए। देखिए यहाँ पे ए को देखिए, ए को देखिए पहले ए को, यहाँ पे देखो ए को देखेंगे, ए के देखो एक के बाद 4 है, 2 है, 3 है, 2 है, यानी देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ 2 देखो सिमिलर दो ठो मिल रहा है 2 और 2। ठीक है, बी में देखते हैं, बी में क्या है कि 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। अब देखिए बी में भी दो ठो सिमिलर मिल रहा है, 3 ठो मिल रहा है, 1 2 3, यानी देखिए यहाँ पे 4 मिला है, यानी इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, इसको काट सकते हैं। देखो 1 2 3 ए मिल रहा है। ठीक है, सी देखते हैं, यहाँ पे 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, 1 मिला, 1 मिला, यानी 1 1 1। ये देखिए यहाँ पे सी भी एल्यूमिनेट इसमें हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए देखिए 2 2 4 1। देखिए यहाँ पे इस तरह से नहीं समझ में, अब फिर से पीछे से देखते हैं तो आप इस बार देखिए, अब पीछे से देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर यानी हम इससे एलिमिनेट कर सकते हैं और इससे, इसको समझिए पहले। अब सी पे जाते हैं, डी के बाद सी। पहले इधर से देखेंगे फिर पीछे से देखेंगे। सी को देखते हैं, 1 1 1 4। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए ए वाले में ए दो दो एक मिला था। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ए है, एक ए है, यानी ए मिला है। इसमें एक और मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। और 2 के आधार पे इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर दिए थे, यानी ए वाला हमारा एलिमिनेट हो गया है। बी देखिए 3 3 और 3 यहाँ देखिए बी के आधार पर ए भी एलुमिनेट हो गया, बी के आधार पर ए भी एलुमिनेट। अब एक है, देखिए एक के बाद 4, एक के बाद 2, एक के बाद, अब इसमें हमको 3 ठो मिला है, 3 ठो, अब बस एक नहीं मिल रहा है, तो यानी हमारा ये सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आसानी से हम आपको हल करके बता दिए, आपको यहाँ मिला लेंगे आसानी से, देखो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हमारा आ गया ना वर्णात्मक प्रश्न 1। अब हमारा वर्णात्मक प्रश्न 1 आ गया, इसमें लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, उत्तर को आपको 80 शब्दों में लिखना होगा वर्णात्मक प्रश्न में। ठीक है, और इसमें आपको एक बेनिफिट और प्लस पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए अथवा करके 2 दिया है, अथवा करके 2, यानी आप किसी एक प्रश्न को करना होगा, या तो आपको ए करिए या तो ए, और इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, इसको आपको 4 नंबर मिलेंगे, ए भी करेंगे, इसको भी 4 मिलेंगे, मतलब ये या तो इस प्रश्न को करिए या तो इस प्रश्न को करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कैसे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, 19वीं सदी के मुद्रा संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव, 2 प्रभावों को लिखिए। इसमें से आपको मान लीजिए ये वाला प्रश्न कर रहे हैं आप, तो इसको आपको नंबर कैसे मिलेगा, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव को लिखिए। ठीक है, प्रथम विश्व लिखेंगे प्रभाव, 2 प्रभाव, एक प्रभाव लिखेंगे 2 नंबर, दूसरा लिखेंगे 2 नंबर, दोनों प्रभाव को लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। एक प्रभाव 1 नंबर का, 2 नंबर का है। ठीक है, यदि मान लीजिए इस प्रश्न को आपको कर रहे हैं, ठीक है, आप इस प्रश्न को आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहला प्रश्न छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है, सभी को करना है। प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव को लिखिए। ठीक है, कोई प्रभाव को लिखिए, इसको आपको नहीं आ रहा है, इसे मान लिखिए 19वीं सदी मुद्रा संस्कृति के प्रसार महिलाओं के पड़ने वाले 2 प्रभाव को लिखिए। तो आप कुछ भी लिखेंगे, लेकिन कॉपी के जो है अपने जो मान लीजिए प्रश्न में, तो इसके विषय में अपने कुछ न कुछ तो पढ़ाई होगा, कुछ न कुछ तो पढ़ाई होगा। ठीक है, पढ़ाई होगा ना, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही खाली चले गए हैं, आपने पेपर से पहले कुछ न कुछ पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा आपको वही लिखना है। ठीक है, वही लिखना है, बढ़िया हेडिंग डाल के अच्छे से। ठीक है, छोड़ना नहीं है, जो भी समझ में आ रहा है उसे भी लिखना है।
आपको 80 शब्द नहीं लिख पा रहे हैं तो 40 शब्द ही लिखिए, लेकिन लिखिए उसे। 40 शब्द लिखे हैं, 4 नंबर की जगह 2 ही नंबर देगा, लेकिन 2 नंबर आपको प्लस हो जाएगा। अगर नहीं लिखेंगे 0 मार्क्स के काट के भगा देगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये है केंद्र और राज्यों में आए बदलाव को स्पष्ट करने के लिए, अथवा में एक और प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पे यही प्लस पॉइंट इसमें होता है, बहुत ही अच्छा पे प्लस पॉइंट समझ लीजिए आप होता है। यहाँ सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशा है, स्पष्ट कीजिए। इसमें देखें डायरेक्ट 4 नंबर दिया है, इसमें कोई वो नहीं है, यानी ये उसमें हेडिंग वोडिंग डालने के लिए नहीं है। इसमें अगर एक तरफ से लिखते गए यहाँ शुरू करेंगे तो लास्ट तक खत्म करेंगे, उसमें कोई हेडिंग नहीं रहेगा, बीच में गैप नहीं रहेगा। ठीक है, आप कुछ भी अगर ये नहीं आ रहा है फिर भी लिखेंगे जरूर, इतना आपको बता रहे हैं कि कुछ भी आपको नहीं आ रहा है पेपर में फिर भी आप क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर को छोड़ेंगे नहीं, इतना याद रखिएगा। तीसरा क्या है, खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों। तो आप इसे लिखिएगा। तो अथवा दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, ठीक है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब कृषि के बारे में है, भूमि क्यों हो रही है, तो आप ये नहीं लिख सकते हैं यार, दिन प्रतिदिन भूमि कृषि का कटान है, जो बाढ़ आता है, भूकंप आए, बस यही सब कारण है जो है परिणामों को नहीं समझ में आ रहा है, बस यही सब डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिए बाढ़ आता है, बाढ़ के बारे में, बाढ़ आता है तो बाढ़ के बारे में ही लिखते चले जाइए, इसके परिणाम की कल्पना करिए, आज की दृष्टि से इसके कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भी समझ में आ रहा है उसे बस लिखते जाइए। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, इतना याद रखिएगा, जो भी आपको समझ में आए। चौथा क्या है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायता रहा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा हम क्या दिया, आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब इसके विषय में आपने कुछ न कुछ तो आपको सामाजिक विज्ञान में पढ़ा ही होगा ना, ऐसा नहीं है कि गोबर गणेश की तरह आप चले गए हैं। ठीक है, गोबर गणेश की तरह चले तो नहीं गए हैं, लेकिन आपने कुछ न कुछ तो पढ़ा होगा ना, जो भी पढ़ा होगा उसी को लिखिए। ठीक है, अब हमारा आ गया वर्णनात्मक प्रश्न 2। तो वर्णनात्मक 2 में आपको 150 शब्दों में लिखना है, उसमें 80 शब्दों में लिखना था, इसमें 150 शब्दों में। इसमें क्या है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कि जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो आपको देखिए जर्मिया वो मारियान और जर्मेनिया कौन थे, उसको आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उसका क्या महत्व था, ये लिखेंगे आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मरियाना जर्मिया कौन थे, इसके बारे में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, ये नहीं कि आप गोबर गणेश की तरह चले गए हैं, इसको इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अब जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उसका क्या महत्व है, तो आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा भाई, ये नहीं है कि आप गोबर गणेश की तरह खाली दिमाग चले गए हैं। ठीक है, अथवा हम क्या, असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन के स्वीकृति मिली, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपने कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो महात्मा गांधी के बारे में ही लिखिए, लेकिन लिखिए, ये नहीं है कि छोड़ के चले गाते असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, ये नहीं समझ में आया तो महात्मा गांधी के जीवन परिचय ही शुरू कीजिए, लेकिन लिखिए। ठीक है, ये नहीं काफ़ी खाली छोड़ेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यदि अगर मान लीजिए यदि अगर आपने इसको ये समझ में नहीं आ रहा है महात्मा गांधी के, देखो महात्मा गांधी यहाँ पे लिखा है, महात्मा गांधी का ना, तो आप क्या कीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में ही लिखना शुरू किए, उसके आंदोलन ये किए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ऐसे हुए थे। ठीक है, तो यही सब लिखिए, तो आपको क्या होगा, एग्जामिनर जो होता है ना, मान लीजिए आपको जोड़े जाड़े आपने 18 नंबर, देखिए आपको जोड़े जाड़े आपको 18 नंबर मिल रहा है। ठीक है, 23 नंबर पासिंग मार्क है। ठीक है, 18 नंबर आपको मिल रहा है, आपको 5 नंबर की आवश्यकता है। अब ऐसे ऐसे आपने 2 प्रश्नों को किया है। ठीक है, तो आपको उसमें से 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे करके ना आपको 23 नंबर जुटा देगा, यदि अगर आप लिखे रहेंगे तब। यदि अगर इस क्वेश्चन को उसमें लिखे नहीं रहेंगे, खाली छोड़े रहेंगे, तब कहाँ से नंबर देगा। यदि अगर कुछ लिखे रहेंगे तो आप 1 नंबर 2 नंबर देता रहेगा ना, देखिए खाली छोड़े रहेंगे तो कहाँ से देगा। ठीक है, यही होता है। लोकतंत्र, क्वेश्चन नंबर 6 का है, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो भाई साहब लोकतंत्र के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, कुछ न कुछ तो पढ़ा होगा ना छोटा मोटा, तो उसी को लेकर राजनीतिक दल से का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वर्तमान परिक्षेप्य, ठीक है, परिप्रेक्ष्य में इनके प्रमुख चुनौतियों को कौन कौन सी है, इसे लिखे ना, इसको लिखे लोकतंत्र क्या है, इसके तात्पर्य 2 नंबर, लोकतंत्र प्रमुख परिणामों को लिखेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ये भी प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, वो संसाधन
के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो आप इसके बारे में कुछ न कुछ तो पढ़ा कर भाई, बस यही कहते हैं। अब आपको कुछ भी ना समझ में आए, तो आपको गोबर गणेश की तरह तो गए नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, आपका दिमाग तो खाली तो नहीं है ना। तो उन्हीं को लिखिए, इस उन्हीं प्रश्नों में उन्हीं का उत्तर लिखिए। ठीक है, काफी खाली मत छोड़िए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब हमारा 8, क्या है, तृतीय क्षेत्र से गतिविधियों का उदाहरण दीजिए एवं यह स्पष्ट कीजिए कि तृतीय क्षेत्र किस प्रकार की प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विकास में सहायता करता है, अथवा विकास में ऋण की भूमिका विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप लिखिए। ठीक है, इसे अगर विकास की भूमिका के विश्लेषण करते हुए ऋण के 4 प्रमुख शर्तों को लिखिए। तो यार नहीं समझ आया कि ऋण के ये लेते हैं वो लेते हैं, कुछ भी ये याद है ना, पढ़े होंगे ना, तो उसी को लिखिए। काफ़ी बस यही बोले, काफ़ी खाली नहीं छोड़ेंगे। 2-4 लाइन 5 लाइन थे, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, अपने कुछ भी लिखे रहेंगे 2 नंबर देगा, 2 नंबर प्लस में जाएगा, आपको पासिंग मार्क आराम से मिल जाएगा। छोड़ेंगे नहीं तब। यहाँ पे देखिए जैसे मानचित्र आ गया, हमारा क्या है, मानचित्र संबंधित प्रश्न। मानचित्र में संबंधित प्रश्न क्या है कि आपको मानचित्र मिलेगा। ठीक है, एक मानचित्र मिलेगा, हमारे पास मानचित्र अभी नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते। ठीक है, आपको अभी अगर आपको देखिए मानचित्र प्रश्न चाहिए तो मानचित्र वाला, तो आप कमेंट में बताइए, तो हम एक मानचित्र अब लेंगे और मानचित्र पर पूरा कैसे दर्शाया जाता है, क्या किया जाता है, सभी आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में बताएंगे तभी, आप कमेंट में नहीं बताएंगे तो हम नहीं देख सकते। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि हमको चाहिए तो हम उसमें वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो हमारा मानचित्र क्या है, 9 का ए है। तो निर्देश में इतिहास का है, देखिए मैं 2 आता है, एक इतिहास का होता है, ठीक है, एक भूगोल का होता है। ठीक है, तो हमारा इतिहास का क्या है कि निर्देश दिए गए मानचित्रों में निम्न स्थानों को भरें। ठीक है, भरें 1/2 में अंक, सही उत्तर देने पर हाफ अंक सही स्थानों पर, यानी आपको आधे अंक मिलेंगे ना सही उत्तर देने के लिए, और आधे अंक मिलेंगे मानचित्र पर आपको मिलेगा सही जगह दर्शाने के लिए। ठीक है, वह स्थान जहाँ सभी पहला वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ जहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे और आपको जो मानचित्र मिला रहेगा, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये मानचित्र आपका है। ठीक है, अभी कहाँ है तो वहाँ पे ऐसे दर्शाने के लिए आपको क्या होगा, वहाँ पे लिखेंगे, तो उससे आपको क्या होगा, आधा नंबर वो मिलेगा, सही जहाँ है उसको आधा नंबर। दूसरा क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन किया था। चौथा क्या, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो मानचित्र आपको मिलेगा, मानचित्र पर दर्शाने के लिए आपको आधा नंबर मिलेगा। अब ये सब कांड कहाँ हुआ था, इसका सही उत्तर लिखेंगे तो उसको आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अब गया भूगोल का, पहले वो था हमारे इतिहास का, अब आ गया हमारा भूगोल का। अब यहाँ देखिए दृष्टिबाधित पश्चात्यों मानचित्र हेतु विकल्प के रूप में, तो यहाँ पे दृष्टिबाधित के लिए सिर्फ प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, प्रश्नों का आप उत्तर देंगे तो उसको नंबर मिलेगा। हमारा 9 देखिए बी आ गया, तो बी क्या बोला है कि निम्नलिखित को भारत के दिए गए मानचित्रों को चिन्हों द्वारा दर्शाए, नाम सही दर्शाइए, सही अंक सही नाम था, सही चिन्ह का हेतु आधा आधा नंबर। इसमें भी वही है, सेम टू सेम वही है। फिर पहला क्या है, असम का एक राष्ट्रीय पार्क, ये चिन्ह द्वारा नाम सहित, उसमें क्या था, आपको जहाँ पर था वहाँ पे टिक लगा करके नाम लिखना था। अब इसमें मान लीजिए मानचित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे दिगर मान लीजिए असम का एक राष्ट्रीय पार्क, चिन्ह द्वारा नाम सहित सही है। असम का जो राष्ट्रीय जो है पार्क है, उसको कहाँ है, तो मानचित्र पर ऐसे 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 करके वहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, दर्शाएंगे सही स्थान पर, उसको आधा नंबर मिलेगा, सही नाम लिखेंगे उसका आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने आगे। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए दूसरा क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो आपको भारत के यहाँ पे जैसे नक्शा हो गया, ठीक है, मान लीजिए नक्शा सपोज दैट, तो आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना पड़ेगा। वो कहाँ है ना, इस चिन्ह त्रिभुज द्वारा, ट्रेंगल द्वारा। ठीक है, ट्रेंगल बनाएंगे जहाँ पर स्थित होगा, ट्रेंगल बनाएंगे सही स्थान पर, आधा नंबर मिलेगा। नाम सहित लिखेंगे तो आधा नंबर आपको मिलेगा। तीसरा क्या है, उत्तरीय भारत के स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र,
ये चिन्ह द्वारा दर्शाइए। परमाणु ऊर्जा केंद्र को देखो ऐसे 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 कुछ है बना हुआ है, ऐसे करके आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, आधा आधा नंबर मिलेगा। चौथा क्या है, दक्षिणी भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा, दक्षिणी भारत की एक नदी को ऐसे ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाना पड़ेगा आपको। उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है जो नहीं देख सकता है। यदि अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आपको जो मानचित्र हल करना है, ठीक है, हल करने तो आपको हम इतिहास और भूगोल दोनों का अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से उसमें बताएंगे मानचित्र में वो दर्शा के। ठीक है, मानचित्र में दर्शा के अच्छे से बताएंगे, तो आप कमेंट में बताएंगे तो ठीक है, इसमें आपको पूरा अच्छे से अच्छा मार्क मिलता है। 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का है। ठीक है, तो आपको अदरवाइज इस पेपर का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, हम पीडीएफ को उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, और आपको किस सब्जेक्ट का और भी चाहिए प्रश्नों का हल आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।